हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्व करना। कंजर्वेशन का मीनिंग हुआ सेव करना। इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू, अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ओवर यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज का तो उससे कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम होगी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी नीड रिसोर्स कंजर्वेशन। इसीलिए हमें इन प्रॉब्लम से अगर ओवरकम करना है, अगर इनको सॉर्ट आउट करना है, तो हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है। इसके लिए गांधी जी ने एक बार स्टेटमेंट दी थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इसका मतलब ये है कि सभी की ज़रूरतों के लिए तो हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, बट किसी के लालच के लिए हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है। उसका रीज़न गांधी जी ने ये कहा था, he placed the greedy and the selfish individual and exploitive nature of modern technology as the root cause for the resource depletion at the global level। गांधी जी ने कहा था कि जो भी ग्रीडी और सेल्फिश जो नेचर होता है किसी भी इंडिविजुअल का, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है, यही मेन रूट कॉज है, मेन रीज़न है किसका, रिसोर्स जो डिप्लीट होते जा रहे हैं यानी कि कम होते जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। गांधी जी किसके अगेंस्ट थे, मास प्रोडक्शन, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। और वो चाहते थे कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए बाय द प्रोडक्शन, किसके थ्रू, मासेस के थ्रू। स्टूडेंट, गांधी जी अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन के, मास यहाँ पर मतलब है मैक्सिमम या फिर बम्पर प्रोडक्शन करना, और वो चाहते थे कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए प्रोडक्शन बाय द मासेस। मासेस का मीन्स लोगों के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वो इस चीज़ की अहमियत को समझेंगे और रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, रिसोर्स कंजर्वेशन एट द इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इनिशिएटिव किए गए थे। सबसे पहले 1968 फॉर द फर्स्ट टाइम द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड, यानी सजेस्ट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन। और ये क्लब ऑफ रोम कहाँ पर है, इटली में। यहाँ पर लोगों ने सबसे पहली बार रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कही थी। उसके बाद 1974 सुमाकर ने अपनी बुक पब्लिश की थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर इनकी बुक के बारे में आप देख सकते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये पब्लिश की गई थी सुमाकर। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन फिलोसफी। अभी जो हमने पढ़ा था गांधीयन फिलोसफी से ये इंस्पायर थे। आफ्टर दैट 1987, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जारी की गई थी। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था। ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसको फिर जो हमने अर्थ समिट में 92 में पढ़ा था वहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके अलावा 1987 में ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी बुक का नाम दे रखा है आवर कॉमन फ्यूचर। एंड उसके बाद 92 में अर्थ समिट हुआ था, कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। वहाँ पर एजेंडा 21 में हमने जाना था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था। बेसिकली ये चारों ईयर आपको याद रखना। सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कही थी। उसके बाद 1974 में सुमाकर की जो बुक आई थी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, वो गांधीयन फिलोसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। आफ्टर डेट 1987 की जो ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई तो उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंट्रोड्यूस किया था और एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और 92 में अर्थ समिट हुआ था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लैंड रिसोर्सेज। यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट
एंड कम्युनिकेशन। सो लैंड का हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा। अब हम लोग देख लेते हैं लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ कितना है। सो बेसिकली इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो क्या है, प्लेन एरिया 43%। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, माउंटेन 30%, और लास्ट में 27% प्लेट्यू। प्लेट्यू यानी कि पठार, ये एक तरीके से फ्लैट टेबल लैंड होता है। अब आपको अगर ये याद रखना है तो ऐसे याद रखना, जैसे प्लेट्यू का याद रखना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 × 9, ये हो गया 27। और अगर माउंटेन का याद रखना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 3 × 10, ये हो जाएगा 30%। और जो इसको अगर ऐड कर दो तो ये होता है 57%। सो जो रिमेनिंग है वो क्या बच गया, प्लेन एरियाज। नाउ अब हम इनको देख लेते हैं एक बार। लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, फर्स्ट प्लेन 43% होता है। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रीज। प्लेन एरिया में ही एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज भी आसानी से इस्टेब्लिश की जा सकती है। नेक्स्ट माउंटेन, माउंटेन कितना है, 30% हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये इंश्योर करता है पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर। पेरिनियल हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। पेरिनियल मीन्स जिसमें वाटर होता है पूरे साल भर, वाटर थ्रू आउट द ईयर। एंड इट प्रोवाइड टूरिज्म, माउंटेन एरियाज में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी जाते हैं। सो इट प्रोवाइड टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है माउंटेन। नाउ लास्ट प्लेट्यू कितना है, 27%। सो प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा रिच रिजर्व मिलेंगे, किसके, मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट। सो ये हमने देख लिया लैंड रिसोर्सेज का। अब हमारा अगला टॉपिक होगा लैंड यूटिलाइजेशन का। इसको हम लोग पहले यहाँ पर एक फ्लो चार्ट से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर, लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि लैंड यूज कहाँ कहाँ हो रही है। सबसे पहले लैंड यूज होती है फॉरेस्ट में। उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसका मतलब जो लैंड खेती के लिए यूज नहीं की जा रही, इसका मतलब या तो वो बेरन लैंड है या फिर वेस्ट लैंड, इसका मतलब जो बंजर भूमि है। नेक्स्ट इसी में आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, इसका मतलब जो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे यूज है, जैसे हम लोग अपने बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, फैक्ट्रीज या कुछ और जो लैंड में हम लोग बनाते हैं उसमें आएगा। थर्ड, लैंड विच इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, यहाँ पर एक फैलो लैंड है और दूसरी है जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। सो अभी हम लोग इसको देखते हैं। फैलो लैंड वैसे बेसिकली होता है लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर सम ईयर्स, कुछ समय के लिए जिसको हम लोग खेती नहीं करते, खाली छोड़ देते हैं। सो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में सबसे पहले आएगा परमानेंट पेस्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड मीन्स जहाँ पर जानवर चराई करते हैं, जैसे ये ग्रेजिंग लैंड, ये किस में आएगी, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। सेकेंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोन नॉट इंक्लूडेड सोन एरियाज, यानी कि कोई भी जो जंगली पेड़ एक साथ ही उग जाते हैं वो इसमें आएगा। मिसलेनियस जो बेकार पड़े हुए पेड़ की बात हो रही। थर्ड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड इसका मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, इसका मतलब 5 साल से ज़्यादा अगर हम लोग किसी ज़मीन पर खेती नहीं कर रहे तो वो आएगा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नाउ हम लोग देख लेते हैं फैलो लैंड क्या होती है। फैलो लैंड जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसे खाली छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए। सो इसको भी हम लोग 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है इसमें करंट फैलो, दूसरी होती है अदर देन करंट फैलो, इसका मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे OCF, और फर्स्ट को बोलेंगे CF, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। सो करंट फैलो वो होती है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, एक साल या एक साल से कम समय के लिए जिसको हम लोग खाली छोड़ते हैं
वो कहलाएगा फैलो लैंड। और ओसीएफ होगा जो 1 to 5 ईयर्स यानी 1 से 5 साल के बीच में जिसको हम लोग खाली छोड़ देते हैं वो हमारा कहलाएगा ओसीएफ। सो अभी हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट जाना। सबसे पहले जो करंट फेलो में कौन सी आएगी, जिसको हमने 1 साल या 1 से कम साल के लिए खाली छोड़ा है। उसके अलावा ओसीएफ मीन्स अदर देन करंट फेलो, ये होगी 1 to 5 ईयर्स। अगर ये 1 से 5 साल के बीच में किसी भी जमीन को हम लोग खाली छोड़ते हैं तो वो कहलाता है ओसीएफ। और अगर ग्रेटर देन 5 ईयर्स है तो वो क्या कहलाएगा, CWL। इसका मतलब कल्चरल वेस्टलैंड कहलाएगा वो, या फिर कल्चरेबल वेस्टलैंड। नाउ लास्ट आता है नेट सोन एरिया। सोन एरिया का मतलब कितने एरिया पर जो भी प्लांटेशन किया गया है। सो नेट सोन एरिया का मतलब होगा एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, और इसी में आता है एक वर्ड और, ग्रोस क्रॉप एरियाज मीन्स सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरियाज। अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो कहलाता है ग्रोस क्रॉप एरिया। नाउ हम लोग इसको नोट्स के थ्रू समझते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, अभी जैसे हमने पहले पढ़ा, सबसे पहला क्या होगा, फॉरेस्ट। उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा था, बैरन एंड वेस्टलैंड, जो बंजर भूमि है वो कहलाएगी। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर यूज में आएगा, जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज जो हम लोग बनाते हैं। लैंड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ी थी फैलो लैंड, जिसको हम लोग अभी खाली छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। इसको हमने 2 कैटेगरीज में पढ़ा था, CF करंट फेलो एंड OCF अदर देन करंट फेलो। CF मीन्स जिसको हम लोग 1 या 1 से कम साल के लिए खाली छोड़ते हैं, और OCF मतलब 1 to 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट पढ़ा था हमने अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड जिसमें जानवर चराई करते हैं वो आएगा। उसके बाद जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स ये पढ़ा था, एंड इसमें लास्ट देखा था जो कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो 5 साल से ज़्यादा जिसको हम लोग खाली छोड़ देते हैं वो कहलाता है। लास्ट इसमें पढ़ा था हमने नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब होता है एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, 1 साल में अगर किसी एरिया को हम लोग एक बार भी अगर उसमें कुछ बुआई करते हैं तो वो कहलाता है नेट सोन एरिया। सो अगर इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है ग्रोस क्रॉप एरिया। ग्रोस क्रॉप एरिया मीन्स एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस उसमें जो भी नेट सोन एरिया है अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी ग्रोस का मतलब होता है यहाँ पर टोटल कर दिया जाए तो ये कहलाएगा अपना ग्रोस क्रॉप एरिया। सो हम लोग पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, ये फैलो लैंड की फोटो है और यहाँ पर ये ग्रुप्स जो ट्रीज उग जाते हैं एक लाइन में। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ हमें कंपैरिजन करने के लिए दे रखा है ईयर 1960, 61 एंड 2014 एंड 15। इसमें कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो फॉरेस्ट है वो कितना था पहले 18%, और 2014 एंड 15 में कितना है 23.3%। इसका मतलब ये हुआ जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो आपको ये डेटा याद बिल्कुल नहीं रखना, आपको बस ये चेक करना है कि वो इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ। उसके बाद सेकंड डेटा है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, ये इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। ये पहले कितना था, ये भी 18% के आसपास था, लेकिन 2014 में ये क्या हो गया है, ये रिड्यूस हो गया है। सो बैरन लैंड यानी फिर जो बंजर भूमि है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। सो ये एक अच्छी बात है। इसी में थर्ड दे रखा है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। नॉन एग्रीकल्चर यूज का एरिया ये पहले 4.9% था, अब ये इंक्रीज हो चुका है 8.7%। इसका मतलब ये पहले के मुकाबले इंक्रीज हो चुका है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि अब हम लोग बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिस वजह से ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चर यूज़ का एरिया बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जो जानवर चराई करते हैं वो पहले 4.71% था जो अब 3.3। इसका मतलब ये ग्रेजिंग लैंड भी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। सो आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज़ बढ़े। अभी तक हमने देखा है
एक तो फॉरेस्ट एरिया बड़ा है और दूसरा एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज ये भी इंक्रीज हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, ये पहले के मुकाबले जैसे 1.5% था और ये 1%, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी ये क्या हो चुका है, ये भी डिक्रीज हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो अभी मैंने बताया था जिसको 5 साल से ज़्यादा समय के लिए हम लोग खेती नहीं करते। ये पहले कितना था, 6.3% था, उसके बाद ये हो चुका है 4%। इसका मतलब कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी डिक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेलो अदर देन करंट फेलो। सो ये अगर हम लोग देखते हैं 3.5% था, ये 3.6, ये लगभग थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा इसमें भी फर्क नहीं है। इसमें अब हम लोग देखते हैं करंट फेलो। अगर करंट फेलो को देखते हैं तो पहले 3.73% था, ये 4.9, ये भी इंक्रीज हो चुका है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट नेट सोन एरिया, ये आपको डेटा समझना होगा। ये पहले कितना था, 46% था और ये अब कितना हो चुका है, 45.5। इसका मतलब नेट सोन एरिया ये पहले के मुकाबले कुछ कम हो चुका है। सो इसमें आपको जो भी याद रखना है वो इम्पोर्टेंट, पहला फॉरेस्ट वाला आपको अच्छे से याद रखना है, ये पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। और ट्री अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज ये भी इंक्रीज हो चुका है। और थोड़ा सा हमारा फेलो अदर देन करंट फेलो भी इंक्रीज हुआ है और करंट फेलो, ये दोनों इंक्रीज हुए हैं और बाकी इसमें सारे डिक्रीज हुआ है। सो आपको बस ये ट्रेंड याद रखना है कि कौन सा इंक्रीज हुआ है और कौन सा डिक्रीज हुआ है। नाउ द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड द ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स कौन सा होता है, पहला जैसे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स हिली एरियाज, माउंटेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, उसके अकॉर्डिंग भी जो यूज ऑफ लैंड है वो डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्लाइमेट, क्लाइमेट अलग अलग हो सकता है, सो क्लाइमेट भी इसको इफेक्ट करता है। एंड लास्ट इज सॉइल टाइप, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप की सॉइल होती है। सो सॉइल के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पर कॉटन होगा, एलुवियल सॉइल है तो वहाँ पर जो व्हीट एंड राइस की ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाएगा। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड लास्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन। अगर कोई वेजिटेरियन ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाएगी, सो ये भी इफेक्ट करता है। और अभी हमने देखा ये जो सारे फैक्टर्स थे कौन से इंक्रीज हुए और कौन से डिक्रीज हुए, आप लोग देख सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ था, नेट सोन एरिया डिक्रीज हुआ है बट ज़्यादा फर्क इसमें नहीं था। इसके अलावा हमने और देखा था करंट फेलो भी पहले से इंक्रीज हो चुका है और लगभग बैरियन, ग्रेजिंग, कल्चरल वेस्टलैंड ये सारे डिक्रीज हुए हैं। नाउ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आप 9th में पढ़ चुके हैं, इंडिया का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम लोग इसको 100% मानते हैं तो इसमें 93% आता है जिसका डेटा अपने पास अवेलेबल, लैंड अवेलेबल डेटा, एंड 7% विच इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड सम एरियाज बाय चाइना। चाइना एंड पाकिस्तान जिसको ऑक्यूपाइड करता है वो कितना है, 7% एरिया, इसका हमारे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। बाकी ऑल ओवर इंडिया का हमारे पास डेटा अवेलेबल है 93% एरिया का। सो लैंड यूज रिपोर्टिंग नॉट डन नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट आसाम को छोड़कर, यहाँ पर लैंड यूज रिपोर्टिंग नहीं की गई है। नाउ नेक्स्ट नेट सोन एरियाज हम लोग पढ़ते हैं, कौन से स्टेट में ज़्यादा है कौन से में कम है। मैक्सिमम नेट सोन एरियाज कहाँ पर मिलेगा, पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पर 80% से भी ज़्यादा नेट सोन एरियाज है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे एग्रीकल्चर किया जाता है, इसका रीज़न यहाँ पर रिवर्स और बेटर फैसिलिटीज़ होना भी है। और अगर वहीं पे हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर 10% नेट्स ऑन एरियाज है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही कम एरिया पर एग्रीकल्चर किया जाता है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये हिली एरियाज है तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है। सो आप फिगर के थ्रू समझ सकते हैं नेट्स ऑन एरियाज फॉर पंजाब एंड हरियाणा मोर देन 80%, बट
कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 10% से भी कम है, जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड यहाँ पर हमारा यूटी, अंडमान एंड निकोबार। सो अभी जैसे हमने फॉरेस्ट कवर पढ़ा था, तो जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज आई थी कब, आपको ईयर याद रखना, 1952। इसका जो टारगेट था वो था 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। अभी तक हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाए हैं। लेटेस्ट अगर हम लोग देखते हैं 2021 का डेटा, तो उसमें 24% हम लोग अचीव कर चुके हैं। अभी भी 33% अचीव करना बाकी है। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं, इसका मतलब क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट होगा मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड वाइल्ड लाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉरेस्ट कवर होगा तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन इट। बहुत सारे लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। सो इन दो रीजन से हम लोग बता सकते हैं कि फॉरेस्ट, और इसके अलावा बहुत सारे रीजन है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो एक कॉन्सेप्ट आया था वेस्टलैंड, हमने जाना था ये क्या होता है। रॉकी, एरिड एंड द डेजर्ट एरिया को क्या बोला जाता है, वेस्टलैंड। एक तरीके से बेकार जमीन है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। सो यहाँ पर जो डी वर्ड है इसका मतलब ये नेगेटिव, डिग्रेड करना मीन्स रिड्यूस करना, ग्रेडेशन को रिड्यूस करना। इट मीन्स लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ पर ये वर्ड आ गया तो इसका मतलब हुआ रिडक्शन ऑफ द लैंड क्वालिटी। लैंड क्वालिटी कमजोर होना, खराब होना, क्या कहलाएगा, लैंड डिग्रेडेशन। So continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in the land degradation। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग लगातार लैंड को काफ़ी समय तक यूज़ करते हैं और कोई भी अप्रोप्रिएट अगर मेजर्स नहीं लेते हैं उसको कंजर्व करने के लिए या फिर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, तो इसका परिणाम ये देखा गया है कि वो जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि कुछ स्टेप बीच में हम लोग ले सकें ताकि उसको अच्छे से कंजर्व किया जा सके। नाउ हम लोग जानते हैं कि इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन के। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सो आपको इसके जो कॉजेज है वहीं अगर हम लोग इसको इम्प्रूव कर दे तो इसका सॉल्यूशन भी बन जाएगा। सो फर्स्ट रीज़न है ओवर इरिगेशन। ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी अगर हम लोग देते हैं तो उससे भी लैंड डिग्रेड होती है। इससे क्या होगा, ओवर इरिगेशन से सैलिनिटी बढ़ जाएगी। सो कुछ समय बाद वो लैंड डिग्रेड कर जाएगी। इस फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर ओवर इरिगेशन किया जा रहा है। सो ओवर इरिगेशन से कुछ समय बाद में जो फसल है वो खराब होने के चांस है, जो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर ग्रेजिंग। ज़रूरत से ज़्यादा जब जानवर ग्रेजिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, जो सोयल को अपनी फर्टिलिटी मेंटेन करने का समय, रिचार्ज करने का, रीजनरेट करने का समय नहीं मिल पाएगा। जैसे ये जानवर जब भी ग्रेजिंग करेंगे तो वो टॉप लेयर ऑफ सोयल भी साथ के साथ अपने मुंह से जो भी प्लांट्स या कुछ भी खाएंगे तो वो वहाँ से नुकसान हो जाएगा। और इसके अलावा वो जब भी यहाँ से चलेंगे तो अपने पैरों से भी वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। सो ओवर ग्रेजिंग भी काफ़ी नुकसान करता है लैंड को। थर्ड, माइनिंग एंड क्वेरिंग। क्वेरिंग जो रोक से की जाती है, माइनिंग जब भी माइनिंग यानी कि जो खुदाई की जाती है जैसे यहाँ पर, सो माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, लैंड डिग्रेड हो जाती है। एक बार माइनिंग हो जाने के बाद वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। फोर्थ रीज़न, डिफोरेशन। जब भी पेड़ों की कटाई की जाएगी तो उसके बाद जो वहाँ पर जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल नहीं रहेगी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो उसको मेंटेन रखते हैं। सो डिफोरेशन से भी ज़्यादा से ज़्यादा लैंड डिग्रेड होती है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इसका मतलब जो भी लिक्विड वेस्ट होता है उसमें काफ़ी केमिकल्स होता है जो कि उस एरिया को, उस लैंड को ख़राब कर देते हैं। एंड लास्ट फैक्टर इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा लैंड डिग्रेड होती जा रही है, क्योंकि अर्बनाइजेशन से
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब बिल्डिंग्स डेवलप करेंगे, रोड, रेलवेज और डेवलप करेंगे, तो वहाँ पर लैंड की जो क्वालिटी है कमज़ोर होती चली जाएगी। एंड इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हैं, डेजर्टिफिकेशन। सो डेजर्टिफिकेशन भी एक रीज़न है कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। नाउ इसको हम लोग समझ लेते हैं। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन मीन्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सोइल। जैसे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपीज में ये प्रॉब्लम देखने के लिए आएगी कि ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ पर सैलिनिटी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर ग्रेजिंग जो हमने जाना था, ये कहाँ पर हो रही है? राजस्थान, स्पेशली गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये माइनिंग कहाँ पर है? जहाँ पर कोल डिपॉजिट पाया जाता है मैक्सिमम इंडिया में कहाँ है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड द ओडिशा। यहाँ पर माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ऑल ओवर इंडिया प्रॉब्लम है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है? द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। सो ये बता रखा है जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है वो क्या जनरेट करती है? डस्ट पार्टिकल्स, और वो एटमॉस्फेयर में आसपास आप जब भी देखते हो तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में होते हैं, जिस वजह से इट रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। जिस वजह से क्या होता है, जो वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाता सॉइल में, क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हो लैंड के ऊपर वहाँ पर जमा हो जाएंगे। सो ये प्रॉब्लम होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, जो भी हमने प्रॉब्लम पढ़ी अगर उसी को अगर सोल्व कर दिया जाए तो वही उसका सॉल्यूशन है। जैसे डिफोरेशन एक प्रॉब्लम थी तो उसका सॉल्यूशन होगा एफोरेशन करना। इसका मतलब प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ लगाते हैं तो उससे क्या होगा, जो लैंड है वो डिग्रेड नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम लोग ग्रेजिंग को प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में करते हैं तो उससे भी अच्छे से रोका जा सकता है लैंड डिग्रेड से। अब ये प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? जैसे ये एक एरियाज है, तो इसको हम लोग अलग अलग एरियाज में बाउंड्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जानवर ग्रेजिंग करेगा, उसके बाद जैसे कुछ समय बाद यहाँ की जो भी ट्री कवर्स है या फिर जो भी प्लांट कवर है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद इनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जानवरों को, और उसके बाद यहाँ से उनको फिर आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इससे क्या होगा, जब वो आगे ट्रांसफ़र होंगे तो उससे पहले फिर यहाँ पर सबको रीजनरेट करने का मौका मिल जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी जब ऐसा लगेगा कि पेड़ की संख्या कम होती जा रही है, ग्रासेस की संख्या कम होती जा रही है, तो यहाँ से फिर इनको फर्स्ट वाले में दोबारा से हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तब तक इसमें रीजनरेट हो जाएगा। सो बेसिकली अगर प्रॉपर मैनेज किया जाए तो हम लोग इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट, प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स। थर्ड, ओवर ग्रेजिंग को अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं, जैसे अब लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर मैनेजमेंट से, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। फोर्थ, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून, यानी कि जो रेत के टीले होते हैं वहाँ पर हम लोग ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस मीन्स कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है अगर वो उगा दें, सो इससे भी लैंड डिग्रेड को रोका जा सकता है। बेसिकली कहाँ पर, एरिड एरियाज में, जो डेजर्ट वाला एरियाज है वहाँ पर इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट, जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल किया जाए, और इसमें हमारा जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी होगी उसके ऊपर कंट्रोल करना, एक्ट को बनाना और उसको फॉलो करना होगा। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए जो भी वेस्ट लैंड है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को डिग्रेड होने से रोका जा सके। लास्ट पॉइंट, प्रॉपर डिस्चार्ज किया जाए एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स लिक्विड वेस्ट, जो भी लिक्विड वेस्ट होगा अगर उसको सही तरीके से डिस्चार्ज करेंगे तो लैंड को डिग्रेड होने से रोका जा सकता है।
सो स्टूडेंट, ये हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अब इसका एक ही पार्ट बाकी है, उसमें हम लोग टाइप ऑफ सॉइल पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।